तो एक थ्योरम है, प्रूव दैट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, लिखो थ्योरम, प्रूव दैट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। थ्योरम ये है, प्रूव दैट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज continuous। Prove that every differentiable function is continuous but converse is not true। Converse is not true। ठीक है, यानी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता और डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, प्रत्येक हायर सेकेंडरी वाला 10वीं हाई स्कूल किया होगा और प्रत्येक हाई स्कूल वाला हायर सेकेंडरी नहीं किया होगा। समझ गए? तो जो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस अवश्य होगा। तो डिफरेंशिएबल को मान लो ग्रेजुएट है क्या, हायर सेकेंडरी, तो कॉन्टिन्यूअस को क्या मान लो, हाई स्कूल। हिंदी में क्या बोलेंगे? अच्छा, हिंदी मीडियम वाले हो, है ना, हम भूल गए थे। अच्छा, तब अभी लिखे ना होगे, है ना। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है किंतु इसका विलोम सदा सत्य नहीं होता। अच्छा, हिंदी मीडियम में लिखना था, हमको भूल गया। लिखे देते हैं ना। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है किंतु इसका विलोम सदा सत्य नहीं होता। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अवकलनीय फलन, सिद्ध कीजिए प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है किंतु इसका विलोम सदा सत्य नहीं होता। सदा सत्य नहीं होता। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए जिसकी ज़रूरत वो लिखे देते हैं नोट में भी। यदि कोई फलन f(x), यदि कोई फलन f(x) x = a पर अवकलनीय है तो हम लिखते हैं, यदि कोई फलन s बराबर a पर अवकलनीय है तो हम लिखते हैं लिमिट s टेंड टू a f(x) माइनस f(a) अपॉन s माइनस a बराबर f'(a), ये लिखते हैं। यदि कोई फलन f(x) s बराबर a पर अवकलनीय है तो हम लिखते हैं लिमिट s टेंड टू a f(x) माइनस f(a) अपॉन s माइनस a = f'(a)। ठीक है, तो हम मान कर चलते हैं कि एक फलन है जो s बराबर a पर क्या है, अवकलनीय है। तो सिद्ध करेंगे तो वह s बराबर a पर सतत है। ठीक है, तो प्रूफ हम में आते हैं। तो इसकी ज़रूरत थी, रास्ते में थोड़ा सा लिखवा दिए, है ना। अब प्रूफ यहाँ से लिखते हैं। माना f(x) x बराबर a पर अवकलनीय है, तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें
सिद्ध करना है कि f(x) x बराबर a पर सतत है। माना f(x) x बराबर a पर अवकलनीय है, तो हमें सिद्ध करना है कि f(x) x बराबर a पर सतत है। ठीक है, तो जब फलन f(x) x बराबर a पर अवकलनीय है, तो हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड टू a f(x) माइनस fa अपान s माइनस a इज इक्वल टू f डैश a। ये जो नोट में लिखवाए हैं, ये होगा इक्वेशन फर्स्ट। तो फलन f(x) को x बराबर a पर सतत सिद्ध करने के लिए हमें दिखाना होगा कि फलन f(x) की x बराबर a पर सीमा बराबर फलन f(x) का s बराबर a पर मान। फलन f(x) के s बराबर a पर सीमा बराबर फलन f(x) का s बराबर a पर मान। यदि बराबर आ जाता है तो कहेंगे फलन सतत है। एक तरीका तो यह है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दिए गए बिंदु के संगत फलन का मान बराबर दिखा दो, और एक तरीका यह है कि फलन की सीमा बराबर फलन का मान दिखा दो, तब भी सतत हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि लिमिट x टेंड टू a f(x) इज इक्वल टू fa, ये दिखाना आपका मकसद है। यदि हम ये दिखाने में कामयाब हो गए तो कह देंगे फलन x बराबर a पर सतत है। x बराबर a पर मान फलन f(x) की s बराबर a पर सीमा बराबर फलन f(x) का s बराबर a पर मान। तो फलन का मान क्या होगा f(x) का fa, और सीमा क्या होगी लिमिट s टेंड टू a f(x). अब फलन की सीमा के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। फलन की सीमा का अस्तित्व कब होता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होता है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू fa। यही ना सतत होने के लिए कंडीशन। तो अवकलनीय तो लेकर चले हैं, तो हम फलन की सीमा बराबर फलन का मान दिखा देंगे, तो फलन की सीमा का अस्तित्व तभी होता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होता है, तब फलन की सीमा का अस्तित्व होता है। ठीक है, इसलिए फलन की सीमा दिखा देने का अर्थ यही हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है। ठीक है, फलन की सीमा का अस्तित्व तभी होता है जब दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो यदि फलन के RHS और LHS लिख देते सर, यहाँ पे L लिखे हैं LHL, तो वो राइट हैंड साइड है, यहाँ राइट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट है। और D का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, वाम हस्त अवकलज दक्षिण हस्त अवकलज, वाम हस्त सीमा और दक्षिण हस्त सीमा हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो हम देखते क्या है, इसके लिए हम निम्न पर विचार करते हैं। इसके लिए हम निम्न पर विचार करते हैं। इसके लिए हम निम्न
पर विचार करते हैं, निम्न पर विचार करते हैं। किस पर विचार करते हैं? निम्न पर। लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स माइनस ए एफ ए, इस पर विचार कर रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे? आगे लिख लो लिमिट एस टेंड टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए। इसमें हम एस माइनस ए का भाग दे देते हैं तो एस माइनस ए का गुणा भी करना पड़ेगा कि नहीं? तो यहाँ एस माइनस ए का गुणा भी कर दिए। इसको लेकर विचार किए, ठीक है। तो इसके बटे में हम अपने से क्या कर दिए? एस माइनस ए कर दिए। क्यों? सुनो, यहाँ बटे में एस माइनस ए क्यों किए? ताकि ये आ जाए, तो उसके स्थान पे एफ डैश ए लिख दें। इसीलिए हम क्या किए? एस माइनस ए का भाग दिए तो एस माइनस ए का गुणा भी किए, ताकि इसके स्थान पे हम एफ डैश ए लिख दें। यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से, है ना। इसीलिए यहाँ एस माइनस ए की ज़रूरत है, क्योंकि एफ डैश ए लिखने के लिए, इसीलिए एस माइनस ए का भाग दिया। और है नहीं, पहले यहाँ है नहीं, लेकिन एस माइनस ए का भाग दिए तो एस माइनस ए का गुणा किए। तो ये क्या होगा? अलग अलग लिमिट लगाओ दोनों में। अब लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपान क्या लिख देंगे? एस माइनस ए। और इसमें अलग लिमिट लिखो, लिमिट एक्स टेंड टू ए एक्स माइनस ए। अब इसका समीकरण ए से क्या लिख दें? इसके स्थान पे एफ डैश ए। देखो ना, समीकरण 1 से इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ एफ डैश ए। और यहाँ एस के स्थान पे ए रख दोगे तो ए माइनस ए 0, तो 0 का गुणा एफ डैश ए के साथ 0 ना हो जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे? ये हो गया एफ डैश ए, और यहाँ क्या होगा? ए माइनस ए। तो क्या होगा? एफ डैश ए इंटू 0, तो क्या हो गया? 0। इसका मतलब क्या हुआ? लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए इज इक्वल टू 0 आ गया। इसका अलग अलग लिमिट करते हैं, तो लिमिट एस टेंड टू ए एफ एक्स और फिर लिमिट एस टेंड टू ए एफ ए इज इक्वल टू 0। इसको राइट साइड में ले जाओ, तो लिमिट एस टेंड टू ए एफ एक्स और लिमिट एस टेंड टू ए एफ ए। तो यहाँ देखो, एस के स्थान पे ए जब रख दोगे तो एस तो इस पहले से रखा हुआ है, तो अचरय पद है। एस होता तब ना एस के स्थान पे रखते, तो पहले से रखा हुआ मान है, इसका मतलब कोई संख्यात्मक मान है। तो कहीं पे ऐसे लिखा हो लिमिट एस टेंड टू ए और 17 लिखा हो, तो क्या लिख दोगे? 17, क्योंकि उसमें एस तो है नहीं कि एस के स्थान पे हम ए रखें। तो यहाँ पे क्या है? एस तो कहीं है नहीं कि एस के स्थान पे रखें, इसका मतलब ये फेन उतार दो, अचर पद है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? एफ ए। तो क्या आ गया? देखो, लिमिट एस टेंड टू ए एफ एक्स, फलन की सीमा बराबर फलन का मान आ तो गया। ये फलन की सीमा है एस बराबर ए पर, और एस बराबर ए पर फलन का ये मान है। तो फलन की सीमा बराबर फलन का मान आना क्या साबित करता है? कि फलन सतत है एस बराबर ए पर। तो जिस फलन को अवकलनीय मानकर चले थे वह सतत भी है। इसका मतलब क्या सिद्ध हुआ? कि प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है। अतः प्रमाणित हुआ। अतः एफ एक्स, अतः का है लिखो, इट मीन्स, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है कि एफ एक्स एस बराबर ए पर सतत है। इस प्रकार प्रमाणित हुआ कि प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है। इस प्रकार प्रमाणित हुआ कि प्रत्येक अवकलनीय फलन क्या होता है? सतत होता है। इस प्रकार प्रमाणित हुआ, इस प्रकार प्रमाणित हुआ
प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है। प्रत्येक अवकलनीय फलन क्या होता है? सतत होता है। ठीक है। अब हम ये दिखाएंगे कि इसका विलोम सदा सत्य नहीं होता, यानी कोई सतत फलन हो तो वो अवकलनीय हो, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। अब हम दिखाएंगे कि इसका विलोम सदा सत्य नहीं होता। अब हम दिखाएंगे कि इसका विलोम सदा सत्य नहीं होता। इसका विलोम सदा सत्य नहीं होता। इसे हम एक उदाहरण की सहायता से प्रमाणित करते हैं। इसे हम एक उदाहरण की सहायता से प्रमाणित करते हैं। तो f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 0 पर सतत है। 0 पर सतत है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं यदि, तो लिमिट s टेंड टू 0 माइनस, तो मॉड ऑफ x लिमिट s टेंड टू 0 माइनस h, तो 0 माइनस h का मॉड, तो लिमिट h टेंड टू 0, तो h का मॉड, तो लिमिट h टेंड टू 0, तो h, तो ये 0 आ गया। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट s टेंड टू 0 प्लस, तो मॉड ऑफ s लिमिट s टेंड टू 0 प्लस h, तो 0 प्लस h का मॉड, तो लिमिट h टेंड टू 0 h का मॉड, लिमिट h टेंड टू 0 h, तो ये हो जाएगा h। ठीक है। अब क्या करेंगे? f0 बराबर 0 का मॉड बराबर 0, तो चूँकि x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f0, अतः यह फलन f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x s इज इक्वल टू 0 पर सतत है। 0 पर सतत है, किंतु यह अवकलनीय नहीं है। देखो अभी निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, तो बराबर नहीं रहेगा। तो सतत फलन अवकलनीय नहीं हुआ, और वहाँ अवकलनीय फलन सतत हो गया था। वहाँ अवकलनीय फलन लिए थे तो सतत हो गया था। यहाँ आप सतत फलन लेकर चलते हैं तो इसको हम नहीं सिद्ध कर पाएंगे कि अवकलनीय है। इससे ये साबित हो जाएगा कि प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत तो होता है, लेकिन प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय नहीं होता। अब चेक करेंगे कि अवकलनीय है कि नहीं है। तो अवकलनीय निकालने का क्या तरीका है? दक्षिण हस्त अवकलज और वाम हस्त अवकलज, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो अवकलनीयता परीक्षण निकालते हैं। अवकलनीयता परीक्षण, अवकलनीयता परीक्षण। तो अवकलनीयता परीक्षण में क्या निकालना पड़ता है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसको कहते हैं। दक्षिण हस्त अवकलज क्या कहते हैं? अवकलज। तो क्या लिखते हैं? हर कंडीशन में h टेंड टू 0 यहाँ होता है। f क्या लिखोगे? 0 माइनस h माइनस f0 अपान 0 माइनस h माइनस 0। तो लिमिट h टेंड टू 0, 0 माइनस h का मॉड, ये 0 का मॉड अपान माइनस h।
तो क्या होगा, लिमिट एच टेंड टू 0 माइनस एच का मॉड एच ए होता है, यहाँ पे 0 अपॉन माइनस एच, तो लिमिट एच टेंड टू 0 एच अपॉन माइनस एच, एच कट गया, तो क्या होगा, लिमिट एच टेंड टू 0 -1, तो इसका मान -1। अब क्या निकालते हैं, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। अब निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट एच टेंड टू 0 यहाँ एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन 0 प्लस एच माइनस 0, ये राइट हैंड डेरिवेटिव की परिभाषा है 0 पॉइंट पर। तो इसको लिखेंगे क्या, लिमिट एच टेंड टू 0 प्लस एच का मॉड माइनस 0 का मॉड अपॉन एच। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव एच टेंड टू 0 प्लस एच का मॉड क्या होगा, एच ए होगा, माइनस 0 अपॉन एच, लिमिट एच टेंड टू 0 एच अपॉन एच, ये कट गया, लिमिट एच टेंड टू 0, ये होगा 1, ये 1, राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1। तो देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया, -1, और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, 1, तो दोनों मान कहाँ बराबर है, हाँ दोनों मान बराबर नहीं है, इसका मतलब अवकलनीय नहीं है फलन s बराबर 0 पर। तो चूँकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 है, ये +1 है, तो दोनों बराबर कहाँ है, आता है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, एस बराबर 0 पर सतत तो है किंतु अवकलनीय नहीं, किंतु अवकलनीय नहीं, अतः एफ एस बराबर मॉड ऑफ एक्स, एस बराबर 0 पर सतत तो है किंतु अवकलनीय नहीं, अवकलनीय नहीं। अतः प्रमाणित हुआ कि प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है, लेकिन प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय नहीं होता। अतः प्रमाणित हुआ कि प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है, किंतु प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय नहीं होता, प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है किंतु प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय नहीं होता। एक क्वेश्चन और देखो, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स आर पर अवकलनीय है। सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स आर पर अवकलनीय है। ठीक है, आर क्या है, संख्या रेखा वास्तविक संख्या समुच्चय आर पर अवकलनीय है। इसका मतलब ये हुआ कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर का हर एक बिंदु पर अवकलनीय है। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का कोई भी बिंदु लें तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव समान रहेगा, ये सिद्ध करके दिखाओ। ठीक है,
तो आर पर अवकलनीय हो का मतलब क्या हुआ, आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का कोई स्वेच्छ बिंदु ले लेते हैं s बराबर c। s बराबर c पर हम अवकलनीयता परीक्षण करते हैं। यदि s बराबर c पर f डैश c का मान क्या आ गया, परिमित संख्या में आ गया, इसका अर्थ ये हुआ कि फलन क्या है, c पर अवकलनीय है और c क्या है, r का स्वेच्छ बिंदु है। तो जब स्वेच्छ बिंदु पर अवकलनीय हो गया तो इसका मतलब r के हर एक बिंदु पर अवकलनीय होगा। जैसे बताया था खिचड़ी के एक दाना लेके चेक करो, यदि एक दाना पका हुआ है तो क्या डिसीजन दे देते हो, पूरी खिचड़ी पकी है। उसी प्रकार r का हम कोई स्वेच्छ बिंदु लेंगे और उस बिंदु पर हम क्या करेंगे, अवकलनीयता परीक्षण करेंगे। यदि उस बिंदु पर अवकलनीय हो जाता है तो कहेंगे r के हर एक बिंदु पर अवकलनीय है। ठीक है, तो हम r का कोई स्वेच्छ बिंदु c लें चाहे a लें, अभी तो a लिए थे तो ये ले लेते हैं। ठीक है, तो माना, तो लिखो दिया है एक फलन, दिया है f(x) = sin x। तब हमें सिद्ध करना है, कि f(x) = sin x r पर अवकलनीय है। ठीक है, तो माना r पर कोई स्वेच्छ बिंदु x बराबर a है। तब लिमिट s टेंड टू a f(x) - fa अपान x - a का मान निकालते हैं, तो क्या होगा, लिमिट s टेंड टू a f(x) के स्थान पे sin x, ये sin a अपान x माइनस, ये लिख दिए। अब ये पढ़े हो आप साइन c माइनस साइन डी का फार्मूला 11वीं क्लास में पढ़े थे, साइन c माइनस साइन डी, तो 2 cos c प्लस डी अपान 2 साइन c माइनस डी अपान 2, 11वीं क्लास पढ़े थे तीसरे चैप्टर में। तो लिमिट s टेंड टू a, इसमें फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, 2 cos x प्लस a अपान 2 और साइन x माइनस a अपान 2 अपान x माइनस a। ठीक है ना, अब क्या करेंगे इसको, एक फार्मूला ये भी पढ़े हो आप, लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपान थीटा = 1, तो क्या होगा, लिमिट s माइनस a टेंड टू 0 साइन s माइनस a अपान साइन s माइनस a अपान 2 अपान s माइनस a अपान 2 s माइनस a टेंड टू 0, तो इसका मान भी 1 हो जाएगा इस फार्मूले से। यहाँ थीटा यहाँ थीटा यहाँ थीटा, तो s माइनस a अपान 2 s माइनस a अपान 2 s माइनस a अपान 2 टेंड टू 0। ठीक है, तो इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो यहाँ देखो इस प्रकार का माहौल तैयार हो जाएगा। यहाँ s माइनस a अपान 2 है तो यहाँ अपान 2 अपन से कर देते हैं, तो इंटू 2 करना पड़ा, ये 2 से ये 2 कट गया, और इसके अपान में ये कर देंगे तो ये फार्मूला लग जाएगा, और इसको अलग से लिखे रहेंगे। ठीक है, और a को इधर ले आएंगे तो s माइनस a हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लिमिट s माइनस a टेंड टू 0, और ये क्या आ जाएगा, यहाँ cos s प्लस a अपान 2, और यहाँ क्या लिख देंगे अलग से, यहाँ क्या लिख देंगे अलग से, यहाँ तो x टेंड टू, यहाँ भी s माइनस a टेंड टू 0 लिख दो, और ये क्या होगा, साइन s माइनस a अपान 2 अपान ये वाला लिख दिए s माइनस a अपान 2। अब इसको तो यही लिखे रहो, लिमिट s टेंड टू a कर दो, ये होगा cos s प्लस a अपान 2, और यहाँ क्या लिख दोगे, लिमिट s माइनस a अपान 2 तो 0 अपान 2, साइन x माइनस a अपान 2 साइन अपान s माइनस a अपान 2, 0 अपान 2 क्या होगा, 0 ना हो जाएगा, यहाँ 0 लिख सकते हैं। तो इस तरह का फार्मूला हो गया एक।
इतने का फार्मूला 1 है। इसमें s के स्थान पे a लिख दो, तो cos a प्लस a अपान 2, और इसका मान क्या होता है 1, तो a क्या होगा cos 2a अपान 2, तो 2 2 कट गया तो क्या आएगा cos a, विच इज फाइनाइट नंबर। इसका मतलब इसका अस्तित्व है। ऐसा नहीं है कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ गया। इतना लिख ले, इसका मान 1 हो गया है ना, ये फार्मूले से, ये वाले ये वाला ब्रैकेट वाला नहीं, इसको तो लिखना है ना, ये वाली लाइन के आगे तो लिखना था, ये कौन सा लाइन था? इसी को ना लिख दिए हैं यहाँ पे, तो ये बता दिए कि फार्मूले लग गया इसमें, इसी के स्थान पर ना 1 लिख दिए हैं। वो थोड़ी है कि फार्मूला तो एक बगल में लिखा है यहाँ, इसी ये वाला स्टेप गया कहाँ, यहाँ आ गया है s माइनस a अपान 2 10 to 0, तो इसके स्थान पे अगले स्टेप में 1 लिख दिया, ये अगली लाइन आ गई अब यहाँ, तो इंटू 1, ये ऊपर वाली लाइन ये गई है यहाँ, और ये a 2a अपान 2, तो ये होगा 2 2 कट गया तो a आ गया, तो a क्या है इन्फिनिटी तो नहीं है ना, कोई संख्या है, परिमित संख्या। तो क्या मिल गया आपको, लिमिट s टेंड टू a एफ एक्स माइनस एफ ए अपान एक्स माइनस ए इज इक्वल टू cos a। तो एफ डैश ए इज इक्वल टू cos a। इसका मतलब ये है कि एफ डैश ए का मान इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं आ रहा है। इस प्रकार एफ डैश ए का अस्तित्व है। अतः एफ एक्स बराबर साइन एक्स, एक्स बराबर ए पर अवकलनीय है। एक्स बराबर ए पर क्या है, अवकलनीय है। अब s बराबर क्या है, स्वेच्छ बिंदु है r का, तो जब r के स्वेच्छ बिंदु पर अवकलनीय हो गया, इसका मतलब r के हर एक बिंदु पर अवकलनीय, ठीक है। इस प्रकार तो चूंकि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, r के स्वेच्छ बिंदु a पर, r के स्वेच्छ बिंदु ए पर अवकलनीय है, जिसका अर्थ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स आर के समस्त बिंदुओं पर, आर के समस्त बिंदुओं पर अवकलनीय है। तो इम्प्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग आर पर अवकलनीय। इसका मतलब आर के हर एक बिंदु पर अवकलनीय है, तो इसे लिख देते हैं फॉर आर एस बिलोंगिंग आर पर अवकलनीय। ठीक है, तो ये और क्वेश्चन उसमें लगे हैं आपकी परीक्षा बोध में, उस क्वेश्चन में और कुछ लगा लेना, सतत है अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय है सतर नहीं है ना। 4-5 क्वेश्चन हम देखे हैं सुबह, तो लगे हैं उसमें, ठीक है। और कुछ तो उसी के बताए हैं हम, ठीक है। अब कल बताएंगे रोज थ्योरम, फिर एक कॉशी थ्योरम, और फिर क्या है लाग्रांज थ्योरम। 3 थ्योरम है। कितने दिन लगेंगे वाले चैप्टर में सर अभी? आज कौन तारीख है? 24, 25, 26, 27 कैसे? 3 तो है, हाँ अलग अलग 2-3 तो बताएं। 3 ठो हैं, 27 तक मान लो।
एक दिन रोज थ्योरम पढ़ाएंगे या उस पर क्वेश्चन, फिर क्या रोज थ्योरम, फिर लाग्रांज थ्योरम उस पर क्वेश्चन, फिर कॉची थ्योरम उस पर तो क्वेश्चन, फिर ये ख़त्म। मेन चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, पूरा क्वेश्चन कराएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो पूरा क्वेश्चन आप फिर करते रहें ना। दिसंबर में साथ पेपर भी है सर। हाँ, तो आप घर में और पढ़ लोगे, और जब पर्याप्त टाइम 5-6 महीना रहता है तो सब जितना पॉसिबल क्वेश्चन है वो भी करवा देते हैं। अब आपके पास टाइम भी नहीं है, इसलिए कॉन्सेप्ट बता रहे हैं तो आपके समझ में सब आएगा, क्वेश्चन लगाओगे।